नाज़रीन, गल्फ रियासतों पर अटैक्स हुए हैं, पाइपलाइंस के ऊपर अटैक्स हुए हैं सऊदी अरेबिया में, और फ्यूल सप्लाई जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई है। लेकिन अब इसमें अहम बात यह है कि IRGC ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ये हमले उन्होंने नहीं किए हैं। पिछले 48 घंटों में जब से सीज़फायर हुआ है, ईरान की जानिब से कोई भी हमला लॉन्च नहीं किया गया है। तो ये बात बड़ी सेंसिटिव है कि अगर ईरान ने हमले नहीं किया, जो कि डेफिनेटली नहीं किए हैं, तो फिर ये हमले कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया में, बाकी गल्फ रियासतों में, और ऑयल पाइपलाइंस के ऊपर, यानी कि सेंसिटिव टारगेट्स को वो निशाना बना रहे हैं। तो IRGC ने कहा है कि ये इजराइल हमले कर रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये हमले कहां से हुए हैं। ये बात वाज़ेह है कि इजराइल यहां पर फिर उसी मकसद में लगा हुआ है कि आपस में एक तो लड़वाया जाए, और दूसरा ये जो जंगबंदी की मुकम्मल कोशिशें हो रही हैं, इसको जो है वो डिरेल किया जाए। दूसरी तरफ लेबनान पर हमले जारी हैं। जो ट्रंप ने बोला उसके बाद थोड़ी सी कमी आई है इजरायली हमलों में, लेकिन बहरहाल हमले तो जारी हैं। तो अब हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले जवाबी जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए। आज उन्होंने ज्यादा बड़े हमले इजराइल पर किए हैं, और हिजबुल्लाह का मैसेज वाज़ेह है कि अगर लेबनान पर अटैक्स होंगे तो हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी, और ईरान का मैसेज वाज़ेह है कि अगर लेबनान में जंगबंदी नहीं है तो ओवरऑल भी फिर जंगबंदी नहीं होगी और स्ट्रेट हॉर्मज़ जब वो बंद रहेगा। अच्छा, ये मैदान जंग की सूरत हाल है, इसकी हेडलाइंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल क्या है, किस तरह मामला जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हम एक दो धारी तलवार के ऊपर चल रहे हैं। बड़ी बड़ी नाजुक सी सूरत हाल जब है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो उम्मीद है कि यहां पर एक अमली जो जंगबंदी है, एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट यहां पर कोई तय पा जाएगा। लेकिन अगर जो सूरत हाल, क्योंकि इसराइल जो कोशिश कर रहा है, जो वाकयात हो रहे हैं, अगर ये जंगबंदी कामयाब नहीं हो पाती, अगर ये सीज फायर होल्ड नहीं कर पाता, तो फिर दोबारा जब जंग छिड़ेगी, चाहे वो ईरान और अमेरिका की हो या चाहे ईरान और इजराइल की हो, वो पहले से भी ज्यादा भयानक होगी, पहले से भी ज्यादा वसी तर होगी। और अगर अमेरिका के साथ जंग दोबारा होती है तो फिर यह बात ध्यान में रखें कि अब जमीनी जंग होगी, क्योंकि अमेरिका ने जो बॉम्बिंग करना थी वो तो कर ली। उनको पता हो गया कि बॉम्बिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो फिर वो बमबारी करते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। फिर उनको करना पड़ेगी जमीनी जंग, अपनी फौज जो है वो यहां पर उतारना पड़ेगी, जो कि ज़ाहिर है वो नहीं उतारना चाहते, तो इसलिए तो उनकी दौड़ें लग रही हैं सीज फायर करने के लिए। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि अमेरिका और यूरोप दोनों जो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, अपने बेबी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, और वो गए, उन्होंने ईरान के साथ जंग छेड़ी जो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, एक बिल्कुल नॉनसेंस थी हर लिहाज से। वो जंग उन्होंने आखिरकार छेड़ी अपने बेबी को खुश करने के लिए। लेकिन अब जब उन्होंने जंग लड़ ली है और ये देख लिया है कि ईरान को डिस्ट्रॉय और सबड्यू नहीं किया जा सकता है, तो फिर अब वो ये चाहते हैं कि उनको यहां से एक वे आउट मिले। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि वो इस जंग में दोबारा ड्रैग ना हो। अच्छा, क्योंकि मिलिटरीली वो फेल हो चुके हैं, फिर जो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे इस जंग के वो अलग से हैं। अगर जमीनी जंग छिड़ जाती है, जो कि छेड़ना पड़ेगी, तो फिर वो कितना अरसा चलेगी और उसके नताज भी उनके कंट्रोल में नहीं है। और मीनवाइल जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहेगा तो दुनिया की इकोनॉमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ये वो मोटी मोटी चीजें। अच्छा, अब मीनवाइल जब वो एक हैरान कुन फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, तो इस बदलती दुनिया में वो चीजें हो रही हैं जो इससे पहले आप नहीं देखते थे। हैरान कुन ये फिनोमेना है। वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त कॉल्स कर रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा, आज फ्रांस के सदर मैक्रोन, यूरोप का जो नया लीडर है यूरोपीय यूनियन का, वो फ्रांस है। सो मैक्रोन की कॉल आ रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, बरतानिया से कॉल आई है, जर्मन चांसलर ने कॉल की है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने कॉल की है, और ऑस्ट्रिया, अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब वो ऑस्ट्रिया से होकर आए थे वहां से कॉल आ रही है। यानी कलेक्टिव वेस्ट जिसको आप कहते हैं, उन सब ममालिक की जो है वो कॉल्स आ रही हैं। और इसके अलावा बहरीन से कॉल आई है, ज़ाहिर ओवैसी मलिक, और कतर से कॉल आई है, और सऊदी अरेबिया से तो मुसलसल राब्ते हैं ही हैं। तो अब ये सारी कॉल्स पाकिस्तान को क्यों हो रही है? ये यूरोपियन तो वो ममालिक हैं, आप जरा निकाल कर देखें कि कब लास्ट टाइम जो है वो मैक्रोन ने कॉल की हो, फ्रांस के सदर ने पाकिस्तान को कॉल की हो, या इटली के प्राइम मिनिस्टर जब वो, या जर्मन चांसलर जब वो पाकिस्तान को कॉल कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम वैसे कब हुआ है? तो एक अनहोनी हो रही है, क्योंकि दुनिया बदल रही है और चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान जब वो उसका कॉर्नर स्टोन होगा। तो कहने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये हो रहा है। वगरना देखें, ये था ना कि भाई अमेरिका आएगा तो ईरान बिल्कुल उसके सामने टिक नहीं पाएगा, ईरान को वो शिकस्त देंगे, ईरान को इराक और शाम बना देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया ना। अमेरिका को यहां पर शिकस्त हुई है, वाज़ेह शिकस्त हुई है। तो बहुत सारी अनहोनियां हैं जो इस वक्त हो रही हैं। तो कहने में ये अजीब लगेगा कि इस वक्त
पाकिस्तान है जो यूरोप को बचा सकता है, जो आलमी मईशत को बचा सकता है, जो अमेरिका को बचा सकता है और जो दुनिया को बचा सकता है और जो गल्फ को बचा सकता है। ये कहने में बड़ा अजीब लगेगा, एग्जैजरेटेड लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये है ही ऐसा हो रहा है और इसलिए ये इन सब की दौड़े लगी हैं और पाकिस्तान को कॉज कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये वजूहात भी आपके सामने रखता हूं। हमने न्यूयॉर्क टाइम की ये स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि जब नेतन्याहू ने 11 फरवरी को ट्रंप को जाकर ब्रीफिंग दी है कि ये जंग करनी है और ये प्लान है और वो प्लान है, तो पेंटागन ने इस प्लान को नॉनसेंस करार दिया और कहा कि ये बिल्कुल बैड आइडिया है और ये इजरायली जो हैं वो ऑल द टाइम ये एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, इनके पास प्लान्स होते नहीं हैं, ये ओवर सेल करते हैं। CIA चीफ ने कहा कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है। जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने इसको एक बिल्कुल बुलशिट जो वो रोबियो ने करार दिया, मार्को रोबियो ने। लेकिन ट्रंप इस जंग में आया तो पेंटागन को पता था कि इस जंग में उनको हासिल उसूल कुछ नहीं होना, लेकिन ट्रंप के कहने पर वो इस जंग में गए। तो पेंटागन पहले दिन से GHQ के साथ राब्ते में है। पेंटागन जो है वो पहले दिन से GHQ के साथ राब्ते में था और उनको पता था कि चूंकि इसमें हमें कोई ऐसे वाज़ेह विक्ट्री हासिल नहीं होनी, तो हमने ट्रंप को इस जंग से निकालना है और कोई वे आउट जो वो ट्रंप को इससे देना है। तो पाकिस्तान ने आखिरकार वो वे आउट दिया अमेरिका को, एक सीज फायर करवाया, वो जंग रुकवाई जो जिसके रुकने के कोई चांसेस नहीं थे दूर दूर तक। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है नाज़रीन, सीज फायर करवा के टेबल के ऊपर बैठना, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आपने गजा में देखा, आपने लेबनान में देखा, आप यूक्रेन में देख रहे हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो जंग जारी होती है। और खासकर अमेरिका और इजराइल का तो पैटर्न ही यह है कि ये कभी जंगबंदी करके मुज़ाकरात नहीं करते हैं, ये बमबारी जारी रखते हैं और फिर मुज़ाकरात अगर करने हो तो दरमियान में कर रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी विक्ट्री है कि उसने जंग रुकवा कर मुज़ाकरात करवा रहे हैं। डेफिनेटली उसमें मसाइल हैं, उसमें फ्रैक्चर्ड सीज फायर है। तो देखें, टेबल पर बिठाया तो इसलिए है ना कि भाई आप जो मिसिंग पार्ट है उसको हम अब कवर कर लें, उसके ऊपर बातचीत कर लें। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम था, बमबारी रुकवाना, फायर को सीज करना, ये पाकिस्तान ने करवाया। और डेफिनेटली इसमें चाइना शामिल है, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखा। यूक्रेन की जंग 4 साल से चल रही है, उतने बड़े बड़े अरस्तु बैठे हैं, कोई नहीं रुकवा सका, समझ नहीं। अच्छा, फिर और यूरोप की दौड़ें क्यों लगी हैं और ये सब कॉल्स कर रहे हैं पाकिस्तान को? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि हम चंद मिनट दूर थे, फ्यू मिनट्स अवे थे इजराइल पर हमला करने से। जो लेबनान पर इजराइल बमबारी कर रहा है, तो हम चंद मिनट दूर थे, हम इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहे थे। लेकिन आखिरी मिनट्स के अंदर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने हमें कहा है कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें और हमला आप ना करें। तो हमने पाकिस्तान के कहने पर यह हमला रोका है। तो इस बयान के बाद भी यूरोप की दौड़ें लगी हैं कि वो ईरान जिसको ना अमेरिका की मिलिट्री का खौफ है, जो ना यूरोप से डरता है, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर है चाहे वो मिलिट्री पावर है, उसको दुनिया की कोई धमकी, कोई अल्टीमेटम, कोई बराह रास्त बमबारी, कोई ग्राउंड इन्वेजन का डर, कोई न्यूक्लियर अटैक का डर ईरान को रोक नहीं सकता। ये आखिरी वक्त में ट्रंप जो है वो 4 दिन न्यूक्लियर अटैक की तो धमकियां देता रहा है, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, फलां कर देंगे। तो ये क्या था? ये न्यूक्लियर अटैक की धमकियां थी। तो जिस मुल्क को न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी नहीं रोक सकती है, उसको किसने रोका? जरा पाकिस्तान को धमकी देने लगा, रिक्वेस्ट की ना, ब्रदर कंट्री है ना, तो रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा हमें टाइम दें। तो ईरान ने रिक्वेस्ट मानी। तो यूरोप को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कर रहा कि इधर से प्रपोजल लेकर उधर दे रहा है, उधर से लेकर इधर दे रहा है, नहीं, वो ये भी कर सकता है, ठीक है ना। और चूंकि ये सारी स्टोरी तो सब रियासतों को पता है कि भाई ये कैसे दरमियान में ये जो रास्ता निकला, ये कैसे निकला, कैसे ये सब आपस में राब्ते में थे। तो इसीलिए अब यूरोप ये चाहता है कि यहां पर मुज़ाकरात कामयाब हो, ठीक है ना। ईरान को भी पाकिस्तान समझाए और अमेरिका भी आ रहा है। तो ये यहां पर यानी सबकी कॉल्स आ रही हैं और सब ये चाहते हैं कि दोबारा जंग की तरफ हम ना जाएं। उसकी वजह मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं कि इकोनॉमिक लॉस होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा, मिलिटरली कुछ अचीव होने वाला नहीं है। ये जंग पहले दिन से थी नहीं, ये बिल्कुल एक अहमक अंदाज के अंदर ये जंग जो है शुरू की गई। इसके साथ एक और मसला है यूरोप को, ये सारे भी बड़े मसले हैं, लेकिन इसके साथ एक और मसला है जो कुछ मिनट पहले पैदा हुआ है, कुछ घंटे पहले एक्चुअली।
वो ये हुआ है कि ट्रंप ने फिर यूरोपियंस को, नेटो मालिक को अल्टीमेटम दे दिया है कि अपनी फौजें भेजो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। चंद दिन का अल्टीमेटम दिया है। जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई है एंड ट्रंप बड़े गुस्से में है और उसने नेटो के सेक्रेटरी जनरल को कहा, ट्रंप डिमांड्स नेटो प्लेज टू सिक्योर होर्मुज विद इन डेज। नेटो के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है ट्रंप से कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए फौज भेजी जाए। यानी ड्यूरिंग द वॉर ट्रंप ये कह रहा था फौज भेजो, यूरोपियन ने, नेटो ने इनकार कर दिया। अब फिर ट्रंप ये कह रहा है कि भाई फौज भेजो, हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करना है। तो अब यूरोप का ये मसला है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो ट्रंप कह रहा है फौज भेजो। अब अगर यूरोप फौज नहीं भेजता तो नेटो डिवाइड होता चला जा रहा है। कल जो जर्मन चांसलर ने ट्रंप को कॉल की है उसमें जर्मन चांसलर ने क्या कहा है, नेटो डिवाइड हो रहा है ईरान की जंग की वजह से। तो यहां पर जंग अगर दोबारा शुरू होती है तो यूरोप को फौज भेजना पड़ेगी, जो कि वो नहीं भेजना चाहते। तो अगर नहीं भेजेंगे तो नेटो और डिवाइड होगा, ट्रंप का गुस्सा और बढ़ेगा, और भेजेंगे तो भी इस जंग में उनके लिए कुछ भी नहीं है और वो मिलिटरीली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा नहीं सकते हैं। मिलिटरीली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ये उनको पता है। वगरना वो 2 सेकंड भी ना लगाते, यहां पर फौज भेज देते। उनको कौन सा ईरान के साथ हमदर्दी है या उनके सामने कौन सा कोई ऐसा मॉरल क्वेश्चन सामने उनके खड़ा है कि यहां पर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो ये तो कह ही नहीं रहे हैं। तो मिलिटरीली वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलवा सकते। फौज भेजें तो मसला, ना भेजें तो मसला। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि यहां पर उनको वे आउट मिले, समझ रहे हैं। तो ये इसलिए मामला हो गया काफी। अब देखिएगा जर्मनी का डेलीगेशन ईरान जा रहा है। अभी साउथ कोरिया ने अनाउंस कर दिया कि हम भी अपना डेलीगेशन ईरान भेज रहे हैं और ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बात करेंगे, फौज नहीं भेजेंगे, बात करेंगे। ये वो सारे मुल्क हैं जो पहले दिन तालियां बजा रहे थे कि क्या हमला अमेरिका और इजराइल ने किया है, और ये सूरत हाल होगी। अब इजराइल का क्या करना है भाई? इजराइल के तो हक में ये सारी सूरत हाल नहीं है उनके कैलकुलेशन के मुताबिक, और इजराइल जो है उसको तो मुसलसल जंगें चाहिए। इजराइल समझता है कि अगर जंगें रुक जाएंगी तो वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने मुसलसल जंगों के अंदर रहना है। और नेतन्याहू को तो फिर वैसे भी इसी साल इलेक्शन है, तो अभी उसके अंदर खूब छितरौल हो रही है, अंदर से प्रेशर, क्योंकि एक इंतहा पसंद सोसाइटी है ना। अब नेतन्याहू को यह भी खतरा है कि मुझे ये जान से ही फड़का देंगे, ठीक है ना, कि तुम हार के आगे हो। आज तक इजराइल ने कोई जंग हारी तो नहीं है। तो अब इजराइल का क्या करना है? वो फॉल्स फ्लैग कर रहा है, लेबनान पर बमबारी कर रहा है, वो ये चाहता है कि ये कामयाब ना हो, ये सीज फायर और दोबारा से जंग शुरू हो, और उसने तो कोई ना कोई जंग छेड़नी है। तो फिर अब ये वो लम्हा है कि दुनिया ने फैसला करना है इस बेबी का, वेस्ट ने अपने बेबी का फैसला करना है कि अगर जंगें इसकी वजह से छिड़ेंगी तो अब आपके सामने मैंने तफसील में वो इक्वेशन रख दी है कि जंगें छिड़ेंगी तो बरह रास्त यूरोप और अमेरिका के मफादात इससे डैमेज होंगे। तो इसलिए अब इस बेबी को लगाम डालना होगा, और अगर नहीं डालना फिर भी इसकी डूबती कश्ती में सवार होना है तो ये उनकी चॉइस है। ईरान लड़ने के लिए तैयार है। और गार्डियन ने आज जो खबर लगाई है ये भी आप जरा सुन लें और सर धुने कि ये दुनिया किस तरफ चल पड़ी है। गार्डियन ब्रिटानिया का बड़ा मीडिया, ईरान इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यूरोपियंस लिबरेशन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। सर धुने और गार्डियन की ये सुर्खी पढ़ें, ईरान यूरोप को मौका दे रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से लिबरेशन हासिल करें। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं भाई कि ईरान जो जंग लड़ रहा है ये सबको आजादी दिलवा रहा है। सब इस बहती गंगा में हाथ धो लें, सब अपनी आजादी का सामान करें, ठीक है। यूरोप भी तो हाथ बांध के खड़ा है ना अमेरिका के सामने। तो उनकी ना अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी है और ना कोई उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री, उनकी सिक्योरिटी सब अमेरिका के कंट्रोल में है। तो ईरान की जंग ऐसा मौका पैदा कर रही है कि यूरोप भी अपनी आजादी का सामान करे अमेरिका से, ट्रंप से। ये गार्डियन लिख रहा है, हम नहीं कह रहे। अच्छा, मीनवाइल क्या हुआ है कि चीन के जो सदर हैं और जो ताइवान की अपोजिशन लीडर हैं, जो पहली बार एक बहुत रेयर विजिट पर चाइना पहुंची हैं, बीजिंग में मुलाकात हो गई है चीन के सदर के साथ। यह बहुत बड़ा वाकया है और इस वाकये को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है। इसके साथ पूरी दुनिया पर होने हैं और यह वाकया ज़ाहिर है इससे रिलेटेड है। देखिए, जो बाकी अमेरिका के इत्तेहादी हैं जिसमें सबसे बढ़कर ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये देख रहे हैं कि एक तो अमेरिका यूक्रेन में कुछ नहीं कर सका, मिडिल ईस्ट में उसने उल्टा बेड़ा गर्क किया अपने इत्तेहादियों का और उसकी मिलिट्री भी नहीं बचा सकी।
तो ये अब देख रहे हैं कि ये तो एक तफाही अमेरिका पर करके बैठे हुए थे, ताइवान तो एक तफाही अमेरिका पर करके बैठा हुआ था, साउथ कोरिया तो एक तफाही अमेरिका पर करके बैठा हुआ था। तो वो अब ये सोच रहे हैं कि अमेरिकी मिलिट्री उनको नहीं बचा सकती, अमेरिका खुद एक डिक्लाइनिंग पावर है, और उल्टा वो इनको एक बुरी तरह की जंगों में घसीटेगा, धकेलेगा। और चाइना से कौन जाकर लड़ेगा, और किम जोंग उन से कौन जाकर लड़ेगा, और कौन उनको बचाने के लिए आएगा। तो इसीलिए वो रिकंसिलिएशन की तरफ जा रहे हैं। अगर ये वाकयात मिडिल ईस्ट में ना होते और यूक्रेन में ना होते, तो फिर ये वाकया जो पैसिफिक में आज हो रहा है ये नहीं होना था। समझना इस बात को। तो ये मिडिल ईस्ट की जंग बहुत फैसला कुन जंग साबित हुई है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जंग है। और अगली खबर भी सुन लें। फोर्ब्स, ये बड़ा मीडिया आउटलेट है अमेरिका का, और ये जो अमीरों की लिस्ट जारी होती है ना, बिलियनर्स की, वो ये फोर्ब्स जारी कर रहा होता है कि ये 100 दुनिया के अमीर तरीन, इस तरह की और चीज़। फोर्ब्स यानी कि बड़ा मीडिया है उनका। तो फोर्ब्स ने आज लिखा है कि पेट्रो डॉलर का भी शायद अख्ताम होने जा रहा है, और पेट्रो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है कौन? पेट्रो युआन। ये फोर्ब्स लिख रहा है, हम नहीं कह रहे। अमेरिका की डोमिनेंस डॉलर और डॉलर में पेट्रो डॉलर पर खड़ी हुई है कि मिडिल ईस्ट में जो भी ऑयल सेल होगा और ओवरऑल जितना भी ऑयल सेल होगा वो डॉलर में सेल होगा, इसलिए हर मुल्क को डॉलर चाहिए। अगर सऊदी अरेबिया कह दे कि डॉलर में के बगैर भी तेल मिल जाएगा, तो डॉलर रखने की जरूरत नहीं है मुल्कों को। और ओवरऑल जो सैंक्शंस का ओवर यूज है और डॉलर को एज अ वेपन इस्तेमाल करना है, उससे जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें डॉलर का हुजम ऑलरेडी 40% रह गया है। मुल्क अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, खासकर ब्रिक्स मालिक। तो अब क्या है कि वो हुर्मज भी ईरान और चाइना के कंट्रोल में चला गया। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज अगर ईरान के कंट्रोल में रहता है और मामला तय नहीं हो पाते, तो फिर यहां पर तो ईरान कह रहा है युआन में बेचेंगे। और फोर्ब्स ने एक और चीज लिखी है, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने खामोशी के साथ, जब गजा में जो कुछ हो रहा था उस दौरान जो डील हुई थी 50 साल पहले अमेरिका से कि हम डॉलर में तेल बेचेंगे, उस डील को क्वाइटली, वो चूंकि 50 साल थी तो वैसे खत्म हो गई थी, सऊदी अरेबिया ने क्वाइटली उसको एंड किया और रीन्यू नहीं किया। इस वक्त कोई डील नहीं है सऊदी अरेबिया और अमेरिका में। जो डील हुई थी वो एक्सपायर हो चुकी है 2 साल पहले, और सऊदी अरेबिया ने नई डील नहीं की है। तो पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन, ये है ट्रंप की कामयाबी जो उसने अमेरिका को दिलवाई है। इतनी जल्दी एक सुपर पावर का डिक्लाइन शायद ही कोई हुक्मरान कर सका हो जितना जल्दी ट्रंप ने ये अचीव किया। तो वो हर बात पर लिखते हैं ना कि ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये मैंने ये काम, तो ये भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो। इतनी जल्दी अगर सुपर पावर का कोई डिक्लाइन हुआ है तो वो ट्रंप को इसका एजाज जाता है। तो पेट्रो डॉलर, और इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि करेंसी का जो आर्किटेक्चर है, तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है कि फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स जो इसका एज था वो खत्म हो रहा है। फिर आप ये रिपोर्ट देखिए, डॉलर सेट फॉर बिगेस्ट ड्रॉप एज मार्केट शिफ्ट अहेड ऑफ ईरान यूएस स्टॉक्स। डॉलर तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। और आईएमएफ ने ये वार्न किया है कि ईरान की जो जंग है ये ग्लोबल ग्रोथ को स्लो करेगी। ये वो बड़े बड़े वाकयात है, ये वो बड़े सॉलिड पॉइंट्स हैं जो अमेरिका और यूरोप की दौड़े लगवा रहे हैं कि इस जंग से हमने निकलना है। तो अब जब इधर उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, उनकी अपनी इकॉनमी, उनके अपने मफादात इस जंग से मुतासर हो रहे हैं और इसराइल इस जंग को करना चाह रहा है, तो यहां वेस्ट ने फैसला करना है कि वो इस डूबती कश्ती में कितनी देर सवार होंगे। ईरान लड़ने के लिए तैयार है, वो कई साल तक लड़ेगा। और फिर वासी जनरल क्या बता रहा है, जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो भी अब खिलाफ होना शुरू हो गए। सो रिपब्लिकन सेनेटर्स सिग्नल्स ऑपोजिशन टू वॉर ऑन ईरान विदाउट अप्रूवल। अच्छा, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस से अप्रूवल लेनी है किसी जंग के लिए, लेकिन अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करना है तो 60 दिन उसके लिए होते हैं। चूंकि ट्रंप ने इस जंग को जंग का नाम नहीं दिया, ऑपरेशन का नाम दिया, तो वो ऑपरेशन की भी जो मैक्सिमम डेट है वो 60 डेज है। 60 डेज के बाद अप्रूवल लेना ही लेना है। तो 40 दिन की जंग हुई, ठीक है, और अब ये 15 दिन मुज़ाकरात चलेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 60 डेज हो जाएंगे। 60 डेज के बाद कांग्रेस से जाकर अप्रूवल लेना, तो जिसमें रिपब्लिकन भी कह रहे हैं कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। इसलिए नहीं कि उनको किसी मॉरल क्वेश्चन का सामना, इसलिए नहीं कि वो ग्रेटर इजराइल के खिलाफ हो गए, इसलिए कि उनको अपनी सबको तबाही जब नजर आ रही है। अब जो पॉलिटिको, अमेरिका का बड़ा मीडिया, वो क्या रिपोर्ट दे रहा है, वॉर ऑन ईरान क्रिपल्स यूएस आर्सेनल डीपन्स चाइनाज डिपेंडेंस। जो ट्रंप ने गेन किया है ना इस 1 साल 1.5 साल के अरसे में, ये तारीख में लिखा जाएगा। इतनी कामयाबियां ट्रंप ने हासिल की। फारे हो गया है उनका स्टॉक, जो कि पेंटागन ने पहले दिन वार्न किया था, सीआईए ने वार्न किया,
जनरल डैन केन ने वार्न किया कि आपके म्यूनिशंस फारिग हो जाएंगे, ये खाली हो जाएगा आपका स्टॉक। ट्रंप नहीं माना। तो अब वो म्यूनिशंस खाली हो गए हैं, अमेरिका के इंतहाई हसास, प्रिसाइज, एडवांस सब फारिग हो चुके हैं। और अगली बात क्या है, अब उनको बनाना है, बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से आएंगे। अब चाइना की मर्जी है कितना देगा और कितना नहीं देगा। अगर चाइना नहीं देगा तो क्या करेंगे चाइना के साथ? पहले यह था कि टैरिफ लगाएंगे, चाइना की इकॉनमी बैठ जाएगी, चाइना भागता भागता आएगा, नहीं हुआ तो फिर आप फौजें उतारेंगे चाइना पर। करेंगे क्या चाइना का? देखें, मसाइल दर मसाइल हैं, ड्रेन कर लिया, निचोड़ लिया इस जंग ने, और अमेरिका की जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं वो सामने आ रही हैं। देखें, आज से पहले तो ये मसला नहीं था कि मिनरल्स चाइना ने रोके हों, अब तो मसला बना टैरिफ वॉर की वजह से। तो चाइना कितने मिनरल्स देगा, कितने नहीं देगा, अब अमेरिका क्या करेगा? सारा तो नया बनाना है, मैसिव प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। और रेडार जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, रैपिडली डिप्लीटेड यूएस स्टॉक पाइल, ये अब मसला बना हुआ है। रादर देन वीकनिंग ईरान कमजोर होता, बल्कि वो तो रिजिलियंट होकर सामने आए हैं और उन्होंने इतनी ज्यादा कॉस्ट इन्फर की है टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर के ऊपर, सब कुछ उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जिससे अमेरिकी जो कैपेबिलिटीज है वो मजीद डैमेज हुई और एग्जॉस्ट करके रख दिया अमेरिका को। तो पलड़ा ईरान का भारी है। अमेरिका भाग रहा है, यूरोप भाग रहा है इस जंग से। मैं आपको बता दूं, ये हवा में बातें नहीं है, भाग रहे हैं वो यार, डेस्परेटली वो ये चाहते हैं कि हमें यहां से निकाला जाए। तो ईरान बिल्कुल किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार है। वो चाहता है कि यहां पर अब मुकम्मल जंग बंदी हो, लेकिन ईरान की शरारत पर लेबनान पे जंग रोकना पड़ेगी और बेबी का फैसला करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह मल्टीप्लायर्स ऑपरेशंस अगेंस्ट इजरायली एसेट्स एंड सेटलमेंट्स, हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन डबल कर दिए। अब नेतन्याहू की जरा सुन लें। पोल जो आज हैं, फॉल ऑफ नेतन्याहू पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर वॉर इन ईरान, खूब लान तान इसके ऊपर हो रही है। नेतन्याहू फेसेस स्टॉर्म इन इजराइल आफ्टर ईरान सीज फायर एज क्रिटिक्स एक्यूज हिम ऑफ वर्स्ट पॉलिटिकल डिजास्टर इन हिस्ट्री। खूब उसके ऊपर तानोतशनी हो रही, क्योंकि ये तो इसने अनाउंस किया था यहां से ग्रेटर इसराइल बनेगा, और वो तो मिनी इसराइल की तरफ मामला जा रहा है। तो जाहिर जो इंतहा पसंद हैं वो सारे, वो तो इसके अब दर पे हो गए हैं, इसको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं वहां पर। इसलिए नहीं वो इसके दर पे हो गए हैं कि इसने कोई बड़ा जेनोसाइड किया और उस पर उनको मसला हो गया। नहीं, कोई मॉरल क्वेश्चन नहीं है, वो तुम हार के कैसे आ गए हो, बिगेस्ट पॉलिटिकल डिजास्टर इन हिस्ट्री। और यहां पर सुप्रीम लीडर ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट इज वन यूनिफाइड फ्रंट, लेबनान, यमन, इराक, शाम, ये सारे हमास, फलस्तीनी रेजिस्टेंस, ये एक ही फ्रंट है। सीज फायर होगा तो सब पर होगा। और पजिक्शियां का राब्ता हुआ है उर्दगान से, और उन्होंने कहा कि जो सीज फायर है वो रीजनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो ये सबके ऊपर प्रेशर। और आप देखिए जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, जिन पर अटैक हुआ उनके घर पर, वो आज शहीद हो गए हैं। ईरान ऑलमोस्ट लॉन्च्ड मिसाइल्स एट इजराइल, पाकिस्तान इंटरवीन, ईरान बता रहा आखिरी मिनट में आकर जब बचाया। और IRGC डिनाइज गल्फ अटैक्स, रीअफर्म सीज फायर कमिटमेंट, हम कोई हमले नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज रोगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।